मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वीरान सी फैक्ट्री में थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही होती है, पलक मत झपकाना, पलक मत झपकाना। उसके बाद वो आगे बढ़ती है जहाँ पर बहुत सारी कटी हुई लाशें पड़ी थी, जिनको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हालात में थी। यहाँ पर उस लड़की के हाथ में एक कुल्हाड़ी भी होती है और वो किसी फ्रैंक नामी शख्स को आवाज दे रही थी। दूसरी तरफ से हम फ्रैंक की आवाज सुन सकते हैं जो कि इस लड़की को अपने पास बुला रहा था। उसके बाद हम एक जोरदार चीख की आवाज सुनते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई था जो पॉलिथीन टाइप की चीज में कैद हो रखा था। अगले सीन में हम इसी लड़की को बेड पे सोते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि ये इसके सपने में सब कुछ हो रहा था। इस लड़की का नाम कैफी था जो कि एक डॉक्टर थी। उतने पे मालूम होता है कि आज वो अपनी जॉब से लेट हो गई है। कैफी और उसकी टीम ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था और आज वो उसी के बारे में बात करने वाले थे। अब वो जल्दी से रेडी होकर रिसर्च फैसिलिटी पहुंचती है और ये कॉन्टेंट इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी थी। वहाँ पर हम एक और डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम कॉन्टेंट होता है। इसी डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर कैफी थी और वो कहीं सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से आई ब्लिंक के बारे में बात कर रहा होता है कि हम आई ब्लिंक क्यों करते हैं। और उनका आज का मौजू था आई ब्लिंक, जो कि सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है। वो कहता है कि आंख झपकना सिर्फ हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है या मॉइस्चराइज भी करता है, या फिर एक ऐसा बिहेवियर है जो कि ना सिग्निफिकेंट लगता है जिसको हम नोटिस भी नहीं करते। लेक्चर खत्म होने के बाद पोलो नामी लड़का आकर कैफी को सरप्राइज देता है। ये और कोई नहीं बल्कि कैफी का सौतेला भाई था जो कि बाहर की किसी कंट्री में रहता था। कैफी अपने भाई को देखकर काफी खुश होती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कैफी को अचानक से कोई काम याद आ जाता है। वो लैब से बाहर जाने लगती है, अपने भाई को गले मिलती है, लेकिन कैफी को गले मिलते ही उसके भाई को कुछ अजीब और क्रीपी सा विजन नजर आता है। इसके बाद कैफी रिसर्च फैसिलिटी लैब में जाती है जहाँ पर एडवर्ड नामी एक शख्स भी होता है जो कि कैफी का कोलीग था। वो लोग एक फ्रैंक नामी शख्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। फ्रैंक उनका टेस्ट सब्जेक्ट होता है और वो ब्लिंक वाले प्रोजेक्ट में भी शामिल होता है। असल में फ्रैंक एक पैरालाइज्ड इंसान था। उसकी धड़कनें तो चलती थी मगर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था और वो अपने हाथों पैरों को ज्यादा हिला नहीं सकता था, जिसकी अब मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही थी। ये हालत फ्रैंक की किस तरह से हो रही थी ये आगे जाकर मूवी में पता चलेगा। कैफी फ्रैंक को देखने के लिए आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यहाँ पर हम फ्रैंक की हालत देखते हैं कि वो पेंसिल के साथ कागज के ऊपर डूडल कर रहा था, जिसको देख फ्रैंक की हालत काफी खराब लग रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्रैंक का ब्लिंक डाटा देख रहा होता है, जहाँ पर एडवर्ड को एक हाथ नजर आता है और वो हाथ दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी सा था। उसके बाद एडवर्ड के पास कैफी का मैसेज आता है जो कि फाइल चेक करने को बोलती है। एडवर्ड कैफी को बताता है कि इस फुटेज में कुछ अजीब सा है जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर बीच बीच में हमें ऐसे फुटेजेस दिखाए जाते हैं जिनमें उनके टेस्ट सब्जेक्ट कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं और उनमें से एक ने तो अपनी आंखें निकाल ली थी। इसके बाद हमें अगले सीन में वही खौफनाक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर कैसी फ्रैंक को ढूंढ रही थी और ये सीन इस मूवी का काफी इम्पोर्टेंट सीन है। अगले सीन में हम काफी सारे डॉक्टर्स को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर कैसी आकर उनको बताती है कि उन्होंने अपने एक टेस्ट सब्जेक्ट को खो दिया है और ये वही टेस्ट सब्जेक्ट था जिसने अपनी आंखें नोच कर निकाल ली थी, जो कि काफी सीरियस बात थी। यहाँ पर कैसी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए कैफी अपनी कोलीग से कहती है कि वो फ्रैंक का पर्सनल विजुअल असेसमेंट करेगी ताकि हमें ये पता चल सके कि उसके अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं। जिस पर वो कोलीग टिफी से कहती है कि क्या उसको ये बात डॉक्टर कॉन्टेंट को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कॉन्टेंट उनका इंचार्ज होता है और ये इस एक्सपेरिमेंट की हर डिटेल डॉक्टर कॉन्टेंट से शेयर करते हैं। मगर कैफी इस पे कहती है कि वो उनको बाद में रिपोर्ट करेगी और वो कॉन्टेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। यहाँ पर आपस में वो बातचीत कर रहे होते हैं कि फ्रैंक ने ड्राइंग करना शुरू कर दी है। इतनी देर में ऊपर से डॉक्टर कॉन्टेंट भी आ जाते हैं और वो कैफी को अपने साथ बात करने के लिए बाहर बुलाता है। वो कैफी से कहता है कि उसको फ्रैंक के बारे में जो भी अजीब बात लगे और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले वो सबसे पहले मेरे साथ शेयर की जाए। इसके बाद डॉक्टर टिफी फ्रैंक के पास जाती है और उसका जायजा लेने लगती है और फिर वो फ्रैंक से बातें करने लगती है ताकि वो देख सके कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। डॉक्टर टिफी यहाँ पर उसको चेक कर ही रही होती है कि फ्रैंक को एकदम से दौरे पड़ने लगते हैं। टिफी इसकी आंखों में देखती है तो उसको कुछ बहुत बदला हुआ दिखाई देता है। कैफी वहाँ से भागते हुए आती है और फ्रैंक को अपने रूम में ले जाती है। फ्रैंक के जाने के बाद टिफी उसके बनाए हुए ड्राइंग्स डूडल्स को देखती है। उसकी ड्राइंग चेक करते हुए एक पेज के ऊपर फ्रैंक ने काफी क्रीपी सा क्रिएचर बनाया हुआ था, जिसको देखकर टिफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक इंसान जो कि बात ही ना कर सकता हो वो इस तरह की ड्राइंग कैसे बना सकता है। अगले सीन में हम कैफी को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर उसका भाई पोलो आता है। पोलो कैफी को बताता है कि उसको कुछ अजीब से विजन्स नजर आते हैं, मगर पोलो की बात को कैफी सीरियस नहीं लेती। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इस दौरान एक नर्स जूली कैफी के कमरे में आती है। वो कैफी से आकर कहती है कि डॉक्टर टिफी आपसे कोई बात करना चाहती हैं और आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हैं। अब पोलो भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रूम से निकलते हुए उसकी टक्कर जूली के साथ
रात हो जाती है और पोलो को एकदम से बहुत ही अजीब सा विजन नजर आता है, जहाँ पर इसी जूली नर्स को कार में क्रिएचर उसको दबोच रहा था। और इसके बाद कैफी डॉक्टर टिफी से मिलती है, जो कि उसको फ्रैंक की असेसमेंट देती है। अब एडवर्ड और कैफी उस फुटेज को देखते हैं जब फ्रैंक को दौरा पड़ा था। यहाँ पर एडवर्ड एक बात नोटिस करता है कि पहले भी फ्रैंक को दौरा पड़ा था और ये दौरा उसको तब पड़ा था जब दूसरे सब्जेक्ट ने अपनी आंखें नोच ली थी और वो खत्म हो गया था, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ा हुआ लग रहा था। अब ये फ्रैंक के दौरे पड़ने वाली फुटेज को दोबारा से देखने लगते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए थी। मानो कि ऐसा लग रहा था कुछ कैमरा ग्लिच हो और फ्रैंक उसमें किसी थैली जैसी चीज के अंदर कैद हो रखा था, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में उस फैक्ट्री के अंदर भी देखा था। इसका मतलब है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही था। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम उसी नर्स जूली को देखते हैं, जो कि अपनी कार की तरफ जा रही थी। चलते हुए जूली को लगता है कि उसको पीछे से कोई बुला रहा है, यानी कि कोई आवाज दे रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसको कुछ क्रीपी से क्रिएचर का साया नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने कार के अंदर बैठ जाती है। मगर वो क्रिएचर एकदम कार में आकर उसको दबोच लेता है और बहुत ही बेरहमी से मार देता। और यही चीज पोलो ने अपने विजन के अंदर देखी थी। यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि जब पोलो ने कैफी को गले लगाया था तो अभी इसको ऐसा ही कोई विजन नजर आया होगा, जिसके लिए वो कैफी को वार्न करना चाह रहा था, मगर कैफी ने उसके बात पर तवज्जो नहीं दी। अगले दिन हम कैफी को फिर से उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो फ्रैंक को ढूंढ रही होती है, मगर इस बार भी ये इसका सपना था। सपने से उठते ही उसके पास पोलो को फोन आता है ताकि वो कैफी को जूली के बारे में बता सके, मगर यहाँ पर कैफी पोलो का फोन ही नहीं उठाती। अगले दिन पुलिस इंस्टीट्यूट में जाती है क्योंकि वो जूली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी। जूली गायब और उनको जूली की कार में सिर्फ खून के धब्बे ही मिलते हैं। एडवर्ड और टिफी कैफी को बताते हैं। जब भी कैफी को ख्याल आता है कि पोलो उसको इस बारे में कुछ बताने वाला था, फिर कैफी पोलो को फोन करती है, मगर इस बार पोलो का फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद हम एक डॉक्टर एडवर्ड और उसके साथ एक रिसर्चर को देखते हैं, जो कि थ्रिस्टा नाम की एक डॉक्टर के पास आता है। वो आकर उससे जूली के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर एडवर्ड X38 सीरम के बारे में थ्रिस्टा से बात करता है। तो यहाँ पर वो थ्रिस्टा को बताता है कि फ्रैंक का जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ था और आज वो पैरालाइज्ड है, वो असल में X38 के एक्सपोजर की वजह से हुआ था और आज उसकी ये हालत उसी सीरम की वजह से हुई है। और यहाँ पर वो उसको बताता है कि फ्रैंक पहले इसी लैब के अंदर रिसर्चर था, मगर उसके ऊपर S38 का एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये बात कैफी को भी मालूम नहीं थी, जिसका मतलब था कि डॉक्टर कॉन्ड्रेन ने ये बात कैफी से भी छुपाई थी। बेसिकली X38 एक एक्सपेरिमेंटल न्यूरल सीरम था और ये एक्सपेरिमेंट कैफी के हेलमेट प्रोजेक्ट के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं था। इसको बनाने का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इंसानी दिमाग के ब्लिंकिंग प्रोसेस के दौरान न्यूरॉन्स के हाइपर एक्टिविटी को ये स्टडी करेगा और उसका एनालाइज करेगा। मतलब कि जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो हमारे दिमाग और आंखों के बीच में माइक्रो सेकंड्स के सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं। तो X38 उन सिग्नल्स को आर्टिफिशियल तौर पर पोस्ट करता था, जिसकी वजह से लोगों को हाली हेलुसिनेशन हुआ करते थे। अगले सीन में फिर हम एडवर्ड और कैफी को देखते हैं, जो कि एक और सब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो लियोन पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि लियोन को भी X38 से ही इंजेक्ट किया गया था। यहाँ पर स्टिफी उससे सवाल करने लगती है। लियोन ने चश्मा लगाया हुआ था। स्टिफी उसको वो चश्मा उतारने को कहती है। ये देख स्टिफी काफी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि लियोन के आंखों के ऊपर और नीचे काफी सारे जख्म हो गए थे। दरअसल उसने काफी अरसे से खुद की आंखें खुली हुई रखी थी और अपनी आंखों को खुला रखने के लिए उसने सुपर ग्लू से काम लिया था। यहाँ पर स्टिफी उससे पूछती है कि तुम अपनी आंखें क्यों नहीं झपकाते, जिस पर लियोन उसको बताता है कि मुझे आंखें झपकाने पे एक बहुत ही क्रीपी सा क्रिएचर नजर आता है। यहाँ पर स्टिफी लियोन को अपना वो हेलमेट पहनाती है, यानी कि पलक झपकने के बीच में जो दिखाई देता है वो वाला पल। हेलमेट पहनाकर स्टिफी रूम से बाहर चली जाती है। उस हेलमेट की वजह से लियोन भी अपनी पलकें झपकाने लगता है, जिससे उसको उसी मॉन्स्टर की झलक दिखती है और वो मॉन्स्टर लियोन के करीब आता जा रहा था। ये देख लियोन ने फौरन हेलमेट उतार दिया। हेलमेट को उतारने के बाद लियोन अपनी पलकों को काटने लगा और एडवर्ड को कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पलकें नहीं झपकाएंगे। इसके बाद कैफी एडवर्ड और स्टिफी के पास आते हैं, जहाँ पर वो लियोन के दिमाग को मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ पर लियोन की विजुअल कॉर्टेक्स रीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल थी, जिसका मतलब है कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद उसकी आईज बंद थी। इसका मतलब है कि उसने आंख बंद करके कुछ बहुत ही भयानक देखा था, जिसमें इनको पता चलता है कि उसने एक क्रिएचर को देखा था और ये क्रिएचर किसी दूसरी डायमेंशन में रहता है और इंसान अपनी आंखों को ब्लिंक कर इस क्रिएचर को देख सकता है। इसका मतलब है कि जैसे ही इंसान अपनी पलकों को झपकता है तो वो अनकॉन्शियसली वहाँ
वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये क्रिएचर रहता है। यहाँ पर एडवर्ड लियोन की फुटेज को देख रहा था और फाइनल उनको वही फुटेज मिल जाता है जहाँ पर लियोन ने आंखें बंद करके जो देखा था। यहाँ पर उनको एक अलग डायमेंशन दिखता है और ये देख वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। अगर स्टीफी यहाँ पर खुश नहीं होती क्योंकि उसको लियोन को बताया था कि उसने इसके बीच में एक मॉन्स्टर को भी देखा है और ये डर इसके अंदर बैठ गया था, मगर वो लोग उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं और हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो। तैयार होकर स्टीफी जैसे हॉल में आती है तो वहाँ की लाइटें बंद हो गई थी। इसको देख स्टीफी काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखें यहाँ पर ब्लिंक कर रही होती है जिसकी वजह से वो क्रिएचर इसको दिखने लगता है। और यहाँ पर लियोन ने इनसे कहा भी था कि अपनी आंखों को ब्लिंक मत करना। वो क्रिएचर अचानक से इसके सामने आ जाता है वो स्टीफी से कहता है कि अगर उसने अपनी आंखें ब्लिंक की तो वो नहीं बचेगी। मगर यहाँ पर स्टीफी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पहले कि वो कुछ समझ पाती वो क्रिएचर स्टीफी को खत्म कर देता है। इसका मतलब था कि वो क्रिएचर अब इनके डायमेंशन में आ चुका है और ये सब कुछ उस हेलमेट की वजह से हुआ था। असल में इस हेलमेट ने ये काम किया था कि जहाँ पर वो क्रिएचर जिस वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी दुनिया, इसके अंदर जो फाइन लाइन थी उसको खत्म कर दिया था। इसके बाद हम कैफी को देखते हैं जो कि काफी सारी सीरीज देख रही थी। उसको उसके अंदर एक सीडी मिलती है। इसके अंदर वो वाली वीडियो थी जहाँ पर फ्रैंक ने X-38 को बना दिया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर कॉन्डेंट आते हैं। फ्रैंक उनको बताता है कि फिलहाल ये X-38 इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मगर फिर भी डॉक्टर कॉन्डेंट उसको इंसानों के ऊपर टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो धोखे से उसको उठाकर फ्रैंक के अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं। और यही रीजन थी कि फ्रैंक वो सब कुछ देख सकता था, यानी कि ब्लिंक के बीच की दुनिया को देख सकता था। और ड्राइंग्स ने वो जो क्रिएचर उसने ड्रॉ किए थे वो भी वहीं से देख कर ड्रॉ किए थे और उसके पैरालाइज होने की वजह भी यही थी। ये सब देखकर कैफी भी सब कुछ समझ गई थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर कॉन्डेंट भी अपने रूम में आ जाते हैं। कैफी उनको काफी बातें सुनाने लगती है और साथ ही उसको वो ड्राइंग भी दिखाती है जो कि फ्रैंक ने बनाई थी। अगर ये सब देखकर तो डॉक्टर कॉन्डेंट खुश हो रहे थे। तभी कैफी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एडवर्ड को गेम खेलते हुए देखते हैं। इसके बाद वो अपना फोन रखता है और वो क्रिएचर उसको ब्लिंक करते हुए कहता है। एडवर्ड उस क्रिएचर की बात मानते हुए ब्लिंक करता है। ब्लिंक करने के बाद उसको वही क्रिएचर अपने फोन में देखता है जो कि उसके पास आ रहा था और यहाँ पर वो क्रिएचर फोन की स्क्रीन से हाथ बाहर निकाल कर एडवर्ड की आंखों को ही निकाल लेता है। एडवर्ड की चीखों की आवाजें सुनकर थ्रिस्टा वहाँ पर आकर उसको संभालती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। अगले सीन में डॉक्टर कॉन्डेंट फ्रैंक को खत्म करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, मगर फ्रैंक अब इंसान से एक मॉन्स्टर क्रिएचर में तब्दील हो गया था और वो उल्टा डॉक्टर कॉन्डेंट को ही बहुत बुरे तरीके से खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी इंसान से क्रिएचर में बदलने लगी थी। उसके बाद हम कैफी को देखते हैं जो कि फ्रैंक के पास जा रही थी और अचानक से वहाँ पर पोलो आ जाता है। पोलो कैफी को बताता है कि उसने डॉक्टर कॉन्डेंट की लाश देखी है और उसको किसी ने खत्म कर दिया है और वो ये जानता है कि डॉक्टर कॉन्डेंट को किसने खत्म किया है। फिर वो कैफी को बताता है कि ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक से जुड़ी हुई हैं। इस सीरम के इफेक्ट होने की वजह से फ्रैंक की कॉन्शियसनेस उस ब्लिंक वर्ल्ड के अंदर है और अगर ये वहाँ पर जाकर फ्रैंक को वापस ले आएगी तो सब कुछ किसी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि फ्रैंक ही एक वो जरिया था जिसके चलते वो तमाम क्रिएचर्स इस दुनिया में आ रहे थे। के बाद पोलो, कैफी और एडवर्ड एक टीम की तरह काम करते हैं। उनको X-38 सीरम को ढूंढना था। सीरम को ढूंढ के खुद में इंजेक्ट करके ये भी इस दुनिया में जाना चाहते थे और इसके लिए पोलो और कैफी दोनों हेलमेट पहन लेते हैं ताकि अगर वो क्रिएचर सामने हो तो वो उसको आसानी से देख सके। के बाद कैफी और पोलो दोनों X-38 सीरम ढूंढने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर पीछे से एडवर्ड उनको गाइड कर रहा था। ये आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर इनको ढेर सारे क्रिएचर्स नजर आते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो ब्लिंक ना करें, क्योंकि अगर वो ब्लिंक करते तो वो क्रिएचर्स उनके पास आ जाते। वेल एडवर्ड के पास भी वो क्रिएचर एकदम से आ जाता है और उसको बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। अब सिर्फ पोलो और कैफी ही बचे हुए थे। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर X-38 सीरम रखा होता है। बाद उनको वो सीरम भी मिल जाता है। अब क्योंकि पोलो के पास ऐसे सेंसेस थे जिससे वो फ्यूचर को देख सकता था, इसलिए वो कहता है कि कैफी अगर यहाँ से पहले नहीं गई तो वो क्रिएचर इसको मार देगा। इसलिए पोलो किसी तरीके से कैफी को वो सीरम इंजेक्ट करवा कर वहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो क्रिएचर का ध्यान भटका सके। और इसके बाद कैफी भी ब्लिंक के बीच वाले डायमेंशन में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो फ्रैंक को ढूंढ रही होती है और ये वो ही शुरुआत वाला सीन होता है जहाँ पर बहुत सारी कटी हुई लाशें भी पड़ी थी और आगे उसको वही कुल्हाड़ी मिलती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और यहाँ पर उसके रास्ते में काफी सारी मुश्किलात आती हैं, मगर फाइनली वो फ्रैंक के पास पहुँच ही जाती है जो कि एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ था। अगर वो समझ जाता है कि कैफी उसके सामने है, वो कैफी को यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि कभी भी वो क्रिएचर यहाँ पर आ सकता था और उसने फ्रैंक की आंखों के जरिए एक टनल बना रखी थी ताकि वो उसके चलते हमारी दुनिया में आ सके। अब यहाँ पर फ्रैंक कैफी को खुद को ही खत्म करने को कहता है क्योंकि वो क्रिएचर अब फ्रैंक के साथ जुड़ चुका था, मगर कैफी उसको मारने के बजाय उसको आजाद करने की कोशिश करती है, मगर वहीं पर क्रिएचर आ जाता है और
और वो क्रिएचर आकर कैफी को मारने लगता है। यहाँ पर फ्रैंक उसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर कैफी को खत्म करने ही वाला होता है कि फ्रैंक अपने आप को ही मार देता है और इसी के चलते वो क्रिएचर भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर फ्रैंक मरने से पहले कैफी को आखिरी दफा आई लव यू बोलता है। ये देख कैफी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और वो गुस्से में उसी खत्म हुए हुए क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। इसके बाद X38 सीरम का असर खत्म हो जाता है और कैफी दोबारा से अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। मगर यहाँ पर कैफी समय में पीछे आ गई थी और वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर कॉनरेड लेक्चर दे रहा था। कैफी वहीं पर भागते हुए आती है, मगर वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जो कि उसको बताता है कि अब काफी देर हो चुकी है।